बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की जो सीरीज़ चल रही हैं उस पे आज हम पहुंचे हैं सेक्शन 20 पे। ये डिवीज़न 2 का है सेक्शन 20, जिसमें हम डिडक्शन एंड जनरल डिडक्शन के प्रिंसिपल जो हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें जो सेक्शन 20 डील करता है डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जब हम इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस, तो उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए जो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ओनली बिजनेस, बिजनेस के रन करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे जो हैं वो डिडक्टिबल होंगे। वो आप अपने टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उसका जितना भी बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंस होता है जिसमें पर्सनल एक्सपेंस शामिल नहीं होता, वो सारा डिडक्टिबल होता है। और उसमें आगे तफसील बयान की गई है कि किस किस तरह से करना है। तो एक तो ये है कि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर होंगे पर्सन के लिए वो डिडक्शन उसकी अलाउड होगी, ठीक है। लेकिन वो बिजनेस जो है होली एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, ये एक बात आपके जहन में हो। और इसका सब सेक्शन 1A है कि ऐसा बिजनेस जिसमें कोई एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। जैसे कि कैरेज के लिए जो है एनिमल यूज़ होते हैं, तो जो एनिमल है जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, नॉट इन स्टॉक इन ट्रेड, तो वो उनमें से अगर कोई डाइड हो जाता है, कोई मर जाता है, या कोई उसका हो जाता है, उसकी फ्रैक्चर वगैरह या इस इस्तेमाल में नहीं रहता, तो ऐसे जो जानवर हैं तो उसकी भी डिडक्शन अलाउड है जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये स्टॉक इन ट्रेड वाले उसमें शामिल नहीं है, तो उस पे भी उनको डिडक्शन अलाउंस इतनी अलाउड होती है कि जितने उसकी कॉस्ट थी उसमें से जो जब उसको सेल किया तो वो ज़ाहिर कम पे सेल होगा, तो उसका जो डिफरेंस है वो डिडक्शन भी अलाउड होगी। इसका सब सेक्शन 2 है सेक्शन 20 का, कि जहां एक्सपेंडिचर सब सेक्शन 1 में नक्कड़ हो रहे हैं एक्वायरिंग द डेप्रिशिएबल ऑफ एसेट ऑफ एन इनटेंजिबल विच इज़ यूजेबल लाइफ इज़ मोर देन 1 ईयर। हाँ, अगर उसकी 1 ईयर से ज़्यादा जो टेंजिबल एसेट है उसकी इनटेंजिबल एसेट है मोर देन 1 ईयर से लाइफ ज़्यादा है, तो उस पे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो होंगे वो भी रिवर्स डिडक्टिबल होंगे। फॉर द पर्सन मस्ट डेप्रिशिएट अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर। किस सेक्शन में, ये हम आगे इनमें पढ़ेंगे। सेक्शन 2 जैसे डेप्रिसिएशन का है, इनिशियल अलाउंस है, सेक्शन 24 एंड 5, ये सारी चीज़ें इसमें हम जाके आगे पढ़ेंगे। सब सेक्शन 3 है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई एनी अमेलगामेशन ऑफ कंपनी, कि कोई कंपनी है उसकी अमेलगामेशन हो रही है, तो उस पे जो फाइनेंशियल एडवाइजरी पे, लीगल पे, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज पे और अदर एडमिनिस्ट्रेशन जो कास्ट आएगी, तो वो कास्ट भी जो है वो डिडक्टिबल होगी। उसको अलाउंस को भी, एक्सपेंडिचर को हम डिडक्शन कर सकते हैं। सेक्शन 21 है कि डिडक्शन नॉट अलाउड। ये जो अहम है बात, क्योंकि जब हम डिडक्शन सारी क्लेम कर लेते हैं और कुछ अलाउ नहीं होती, या फिर उसमें कुछ शर्तें होती हैं डिडक्टिबल अलाउंस के लिए, तो अगर वो डिडक्टिबल अलाउंस जो है वो शराइत पूरी नहीं उनके लिए की जाती, तो फिर हम उसको डिडक्शन नहीं ले सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब ऑफिसर्स के लिए कि कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो होनी चाहिए या नहीं, ऑफिशियल्स के लिए, और फिर जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनर्स जो हैं, वो सब के लिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है डिडक्शन नॉट अलाउड का। तो इसमें क्या है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। कहाँ? इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द पर्सन अंडर द हेड इनकम फॉर द बिजनेस फॉर, जो नीचे दी गई हैं इनमें से वो डिडक्शन नहीं अलाउड। कौन कौन सी? क्लास ए है इसकी, एनी सेस रेट ऑफ टैक्स पेएबल बाई अ पर्सन इन आर आउट ऑफ द पाकिस्तान कंट्री लेविड ऑन द प्रॉफिट गेन एंड द बिजनेस असेस, कि किसी परसेंटेज से कोई असेस लगाई गई है कि प्रॉफिट में इस परसेंट से कोई सेस लगा है, कोई टैक्स लगा है, वो पाकिस्तान में है या आउट ऑफ द पाकिस्तान है, तो वो जो है किसी प्रॉफिट पे लगा है तो उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है, नंबर 1।
क्लास बी इसकी है, जिसमें एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 फ्रॉम द अमाउंट ड्राइव्ड फ्रॉम द पर्सन। तो ये भी मैंने आपके लिए निकाला है कि ये क्या है। डिवीजन 3 की अगर हम बात करें तो ये डिवीजन 3 है पार्ट 5 की, और ये चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 के पार्ट 5 की जो डिवीजन है, चैप्टर 10 इसका पार्ट 5 है, और 5 में डिवीजन 3 में अगर आ जाएं तो हमारे पास आ रहा है कि जो जो डिडक्शन होती है सैलरीज़ पे, डिविडेंड्स पे, प्रॉफिट ऑन डेट पे, पेमेंट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये जो टैक्सेस कटते हैं ये टैक्सेस भी डिडक्टिबल अलाउंस नहीं है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो उसके अलावा है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टिबल अंडर डिवीजन 3 पार्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स अंडर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 एंड चैप्टर 12, ये भी इधर ही है। चैप्टर 10 और 12 का जो अगर कोई है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पार्ट 5 में दिया हुआ है या 4 में है कि कोई भी टैक्सेस हैं, रिफंड्स हैं, वो इसके जो है अलाउंस जो है वो डिडक्टिबल नहीं है। तो इसी तरह इसकी प्रोवाइज़ो भी दिया गया है। प्रोवाइज़ो है दी डिस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड अंडर दिस क्लास शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द परचेजेज 20% ऑफ द परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, कि अगर हम डिस अलाउंस जो दे रहे हैं वो जो है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए अमाउंट उसकी 20% से ज़्यादा। इसी तरह एक और प्रोवाइज़ो है कि रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 161 और 162 शैल बी कंसीडर एज अ टैक्स पेड। इसको भी रिकवरी अगर इन सेक्शन में होती है तो उसको भी हम टैक्स पेड में कंसीडर करेंगे। एक नई क्लास ऐड हुई है CA, जिसमें है कि एनी अमाउंट ऑफ कमीशन पेड आर पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स। अब जो सेल्स टैक्स के 3rd शेड्यूल में सप्लाईज अगर चीज़ों की हो रही है तो उसमें जो कमीशन पे किया जाएगा वो पेएबल जो एक्सीड जो है 2% 0.2% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है, ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाई। देयरफॉर अनलेस द पर्सन होम द कमीशन इज पेड और पेडेबल एज द केस में बी इज अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो अपीयर हो रहा होगा उसका 0.2% से ज़्यादा कमीशन एक्सीड नहीं करेगा। क्लास डी है एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड किए जाते हैं कि इस तरह से इस पे आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं, तो वो भी जो उसकी लिमिट है उससे एक्सेस नहीं होने चाहिए जो रूल्स में बताए गए हैं। तो ये एंटरटेनमेंट, ये देखें एक एक हेड जो है उसके बारे में ये बताया गया है। क्लास ई है कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन फॉर द फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोविडेंट फंड, या कोई फंड अगर रिकॉग्नाइज नहीं है, कमिश्नर से अप्रूव्ड नहीं है, या पेंशन फंड अप्रूव नहीं है, सुपरएनुएशन ग्रेजुएटी कोई अप्रूव नहीं है, उसमें अगर कंट्रीब्यूशन की जाती है तो वो भी उसमें नहीं डिडक्टिबल नहीं होगी। एनी अमाउंट एक्सेस ऑफ 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन बाय एन अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, तो उसमें जो है 50% जो है वो क्योंकि ग्रेजुएटी फंड में वो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, 50% एम्प्लॉइज़ की तरफ से होता है। अगर 50% से एक्सीड कर जाएगा तो वो भी उसको उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इसी तरह एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन टू द प्रोविडेंट फंड अदर फंड्स एस्टैब्लिश इन द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द पर्सन अनलेस द person has make a effective arrangement for the secure of the tax and deduction under section 149, कि जिनकी 149 के तहत डिडक्शन होनी है उन एम्प्लॉय की डिडक्शन हम नहीं कर रहे और ऐसा प्रोविडेंट फंड बना रहे हैं कि जिससे उनको बेनिफिट हो, तो वो भी इसमें सैलरी की बेस पे डिडक्शन नहीं हो रही तो वो भी नहीं होगा। इसी तरह कोई फाइन होता है, पेनल्टी लगती है, या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको किसी वायोलेशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन की वायोलेशन में कोई पेनल्टी और फाइन पे करना पड़ता है तो वो भी उसमें अलाउ नहीं होगा। इसी तरह सबसेक्शन H है एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, कोई टैक्स पेयर है वो अपने पर्सनल एक्सपेंस करता है तो पर्सनल एक्सपेंस डिडक्टिबल अलाउंस में नहीं आएंगे। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन अपने स्कूल बच्चों के स्कूल की फ़ी देता है
तो फ़ी जो है वो क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंस है, या किचन का उसका घर का पर्सनल एक्सपेंस है, या पर्सनल गाड़ी जो यूज़ हो रही है, तो वो इसमें डिडक्टिबल नहीं होगी। ये भी बात आपने जेहन में रखनी है। एनी अमाउंट कैरीड टू बी रिजर्व फंड फॉर द कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, कोई कैपिटलाइजेशन के लिए उसने फंड कोई रखा है कि कैपिटल करने लिए, तो वो रिजर्व फंड ये है कि वो नहीं, कि वो भी डिडक्टिबल अलाउंस में नहीं होगा। और इसी तरह एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी एंड अदर रेम्यूरेशन पेड बाई एन एसोसिएट पर्सन टू द मेंबर ऑफ एसोसिएशन, इसी तरह कोई अगर कमीशन दिया जाता है और रेम्यूरेशन दी जाती हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन में किसी एसोसिएट को, तो वो भी डिडक्टिबल नहीं होगा। इसके बाद आई है एनी एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रांजैक्शन पेड आर पेएबल अंडर द सिंगल अकाउंट हेड, कि एक सिंगल कोई भी अकाउंट हेड है उसका जो एग्रीगेट टोटल एक्सपेंसेस है वो अगर 250,000 रुपीज़ से एक्सीड कर जाते हैं तो वो फिर क्रॉस चेक से पे करने पड़ेंगे। अगर किसी ने क्रॉस चेक से पे नहीं किए, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू पे नहीं किए, या वैलिड उसके पास क्रॉस बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है एक टैक्स पीरियड में, तो फिर उसको भी वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है पेमेंट फ्रॉम बिजनेस अकाउंट टू द पेयर्स ऑफ द बिजनेस अकाउंट ऑफ द पे, तो फिर भी वो उसको माना जाएगा। क्रेडिट कार्ड से होती है या जो भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो उसको माना जाएगा कि वो डिडक्शन उसको अलाउ होगी। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द क्लास शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, किस पे ये अप्लाई नहीं होगी कि डिडक्शन अलाउड नहीं है, कि अगर कोई एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 से कम का है, तो उस पर ये प्रोवाइजो जो है नहीं लगेगा, तो ये उसको उसके अंदर है तो उसको देना पड़ेगा। इसी तरह एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स पे है, फ्रेट चार्जेस पे है, तो उस पर भी जो है वो अलाउ होगा। ट्रैवल फेयर कोई कर रहा है कि किराया लगा है और उसके पास टिकट है, पोस्टेज अगर कोई की है जो पोस्ट के खर्चे हैं उसमें, या पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूटीज़ एंड फ़ी वगैरह जो है गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन के लिए, उनके लिए, तो इस पे ये लागू नहीं होगा कि डिडक्शन नॉट अलाउड। इसी तरह एक प्रोवाइजो है फर्दर आल्सो दैट दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी फॉर द डेट एज LA हैज़ बिन मेड अफेक्टिव थ्रू द नोटिफिकेशन इशूड ऑन द बोर्ड। तो ये कंपनीज के लिए ये कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन कंपनी के लिए क्या है, उसमें भी ऐसे है कि कोई एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर कंपनी का ट्रांजैक्शन जो किसी एक हेड में सिंगल अकाउंट में हो रही है और वो उसका एग्रीगेट जो पूरे साल में वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसको भी थ्रू बैंकिंग चैनल करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंकिंग चैनल नहीं करता तो फिर उसको ये अलाउ नहीं होगा, उसको फिर इसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन इसी तरह जैसे पीछे AOP में और दूसरे में कहा है, तो इसमें भी ऐसे ही है कि ये अप्लाई नहीं होगा किन किन पे, कि अगर 25,000 से ज़्यादा नहीं है कोई एक्सपेंस हो रहा तो उस पर नहीं अप्लाई होगा। यूटिलिटी बिल, फ्रेट, ट्रैवल, पोस्टेज, पेमेंट टैक्सेस ड्यूटी, इस पर भी नहीं होगा। एक और प्रोवाइजो है फर्दर दैट दिस क्लास शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट एज द बोर्ड में नोटिफाई, तो जिस बोर्ड जिस डेट से नोटिफाई करेगा उस डेट से ये होना शुरू होगा। क्लास M है एनी सैलरी पेड आर पेडेबल एक्सीडिंग 32,000 रुपीज़, 32,000 से एक्सीड कर रही है अगर कोई सैलरी पर मंथ ऑफ एन इंडिविजुअल और अदर देन, तो फिर उसको क्रॉस चेक से देनी पड़ेगी अगर एक्सीड कर रही है। लेकिन अगर उसको एक्सीड नहीं कर रही तो फिर तो खैर है, फिर डिडक्शन अलाउड होगी। लेकिन 35,000 से 32,000 से ज़्यादा है किसी एम्प्लाई की, तो वो थ्रू क्रॉस चेक देनी पड़ेगी। इसी तरह N है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेएबल एज ए कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर है तो वो भी इसको डिडक्शन नहीं उसकी अलाउ होगी, ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनकी अलाउ होती है। इसी तरह एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एक्सीड 10%, यानी कि ये एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का जो बजट है अप टू 10% हो सकता है। अगर वो 10% से एक्सीड करेगा तो वो भी अलाउ नहीं होगा। टोटल उसके टर्नओवर का 10% जो है पब्लिसिटी के लिए यूज़ हो सकता है, जिसमें टर्न इनकर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बात है।
इसी तरह एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल एक्सेस ऑफ सच लिमिट एंड वायोलेशन एज में कंडीशन में भी प्रेस्क्राइब। तो रूल में जो बताया गया है कि एक हद तक यूटिलिटी बिल्स क्लेम कर सकते हैं, अगर उससे एक्सेस होते हैं तो वो भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। तो ये बहुत सारी डिडक्शन जो अलाउड नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो ऑडिट करने वाले हैं या रिटर्न फाइल करने वाले हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूट टू सेल मेड अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट, हाँ कि अगर कोई सेल टैक्स में रजिस्टर्ड की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं होता सेल टैक्स में, तो उसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूले के तहत उसको डिडक्शन अलाउ होगी A/B मल्टीप्लाई बी सी। ए इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट और बी इज़ द टर्न ओवर और द टैक्स मल्टीप्लाई बी सी क्या होगा कि इन द टोटल अमाउंट ऑफ सेल एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी टू पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड इन द सेल टैक्स वेयर द सेल्स इक्वल टू एक्सीड ₹100 मिलियन पर पर्सन के यहाँ एक बंदे को जो सेल कर रहे हैं वो इससे 100 मिलियन से ज़्यादा हो गई और उसको वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो उसको भी इस फार्मूले के तहत उसकी कैलकुलेशन की जाएगी डिडक्शन की। इसी तरह प्रोवाइजो है द डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लास शैल नॉट एक्सीड द 10% ऑफ द टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन का जो है वो 10% तक डिसअलाउंस जो है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए क्लेम अंडर दिस पार्ट। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है फर्दर दैट द बोर्ड में बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट exempt person or a class of person from the class subject such condition and limitation as may be specified। तो इस क्लास में जो लिमिटेशन बताई गई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्टर करने के लिए, तो उसमें फिर वो अगर बोर्ड किसी को एग्जेम्प्ट कर देता है तो वो शामिल नहीं होगा। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है आल्सो दिस क्लास शेल कम इनटू फोर्स इन इफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020 से ये जो है वो लागू होगी। अगर हम बात करें क्लास आर की, तो एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूट ऑफ द सेल्स क्लेम बाई एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट बट फेल टू इंटीग्रेट द बिजनेस विद द बोर्ड थ्रू अप्रूव्ड फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देयर ऑफ। तो इसी तरह ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको किसी को कहा है कि वो बोर्ड के साथ इंटीग्रेट अपने आप को करे लेकिन वो बोर्ड के साथ इंटीग्रेट अपने आप को नहीं करता, तो इस शक्ल में भी उसको जो है ना वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। इसकी एक प्रोवाइजो है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लास शेल नॉट एक्सीड द 80% ऑफ अलाउंस ऑफ डिडक्शन से वो ज़्यादा नहीं होगी। तो ये था डिडक्टिबल अलाउंस यहाँ तक कि किन किन को अलाउड नहीं है, डिडक्टिबल अलाउंस नहीं है अलाउड, ये भी हमने बात कर ली और डिडक्टिबल अलाउंस की भी बात हो गई। तो इसके बाद आगे जैसे कि मैंने सेक्शन 22 में बताया कि डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि अगर हमारे पास मशीनरी है तो उस पर हम डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये एक बड़ी तफसील से करने वाली बात है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। और आप चाहते हैं कि आप भी टैक्सेस को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।